ओके, तो जैसा कि हमने बात किया कि अभी हम लोग बेसिक जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस का। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें इस कॉर्नर में आपको मेरी जस्ट फोटो के ऊपर आपको एक टॉपर का निशान दिख रहा होगा। तो ये जो पीडीएफ है हमारी, ये टॉपर.com से हमने ली है और यहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन नोट्स को ही एक्सप्लेन करते हुए हम पढ़ेंगे आगे अपना सारा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और ये जो रिएक्शंस और जो इक्वेशंस हैं ये कैसे बनती हैं। हम लोग एक एक डेफिनेशन को पढ़ते हुए सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द रिएक्शन Mg+O2 MgO, the number of atoms of each element on either side of the arrow is not equal, therefore this is an unbalanced chemical equation। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए आप इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा है Mg+O2 गिव्स MgO। तो अब आप सोचने वाली बात है भाई, एक Mg है और O जो है वो दो है, यानी O2 है, हमने जो O के एटम लिए वो दो लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए उसके अंदर भी हमारी ऑक्सीजन जो है वो दो ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमें MgO ही दिख रहा है, एक ऑक्सीजन का एटम नहीं दिख रहा। तो ये वाली जो हम देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। देन व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इक्वेशन क्या होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट बिलो। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मास है वो ना बना सकते हैं हम, ना उसे खराब कर सकते हैं। दिस लॉ अप्लाइज टू केमिकल रिएक्शन टू, केमिकल रिएक्शन पर भी ये जो लॉ है हमारा लगता है। इसको कहते हैं हम mass conservation law. This means that the total mass of element in the product of a chemical reaction has to the total mass of elements in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements in the reactants। यानी कि ये कहती है कि जितना आपका प्रोडक्ट का मास होगा उतना ही मास जो है आपके रिएक्टेंट्स का भी होना चाहिए। ना तो जितना मान लीजिए आपने दही जमाया है, मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लाए, उसके अंदर आपने दही डाला और वो कल जब होगा जम जाएगा, अगले दिन जब जम जाएगा दही, तो वो दही जो है वो आपका कर्ड जिसको आप लोग बोलते हो वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर आपने दूध उसको 1 लीटर जमाया तो वो एक का डेढ़ नहीं हो रहा, और ना ही वो डेढ़ का, ना ही वो एक का आधा लीटर हो रहा है। ठीक है, तो जितना आपने दूध जमाया है या जिसको हम कह सकते हैं भी प्रोसेस के लिए रखा है, उतना ही आपका दही आपको मिलेगा। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जो अभी जितना आपने रिएक्टेंट्स का मास लिया है उतना ही आपको मास प्रोडक्ट का मिलेगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो मास है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसके अंदर आप देखते हैं भाई Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसके अंदर आप देख रहे होगे भाई Zn, इस साइड देखिए, रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो Zn एक है, प्रोडक्ट साइड भी Zn एक है। सिमिलरली SO4 H2SO4 जितने यहाँ पे हैं उतनी दूसरी साइड भी हैं। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नाउ नाउ लेट अस लुक एट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS। ये हमने बात कर ही ली है भाई, एक नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स LHS के अंदर इस साइड देखें हमने कि ZnSO4, Zn प्लस H2SO4 जो है वो सेम टू सेम सेम क्वांटिटी में उस साइड भी है। ठीक है, एज यू कैन सी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS आर सेम। ये हमने बात कर ली भाई, दोनों साइड जो है रिएक्टेंट्स या कह लो नंबर ऑफ एटम्स जो है ऑफ ईच एलिमेंट जो सेम है। Therefore, this chemical equation is balanced chemical equation. Now look at the following equation। ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन ऊपर देखी थी ये बैलेंस इक्वेशन है। अब नीचे नई इक्वेशन के पास चलते हैं। दैट इज Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई कि भाई एक Fe है और H2O है, तो हमें Fe3O4 दे रहा है प्लस H2O दे रहा है। तो भाई आप एक मेरी बात बताइए, अगर हम आयरन के अंदर पानी डालें तो हमें तो 3 आयरन मिल रहे हैं, तो यहाँ से तो हम आयरन को ट्रिपल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हमारी जो फर्स्ट जो हमने वो पढ़ी, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो यहाँ पे हो जाता है फेल। ठीक है, इस इस रिएक्शन या इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन वो फेल नहीं होता क्योंकि वो परमानेंट है और वो सही चीज़ है। ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है, ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं स्टेप्स बताऊंगा। इफ यू नोटिस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। ये हमने बात कर ली भाई, जो इधर है Fe है H2O है, तो उधर हमें Fe3O4 कैसे मिल रहा है और फिर कैसे मिल रहा है ना। स्टेप वन अगर देखते हैं कैसे इसको अनबैलेंस्ड को बैलेंस कैसे करनी है, स्टेप वन देख लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। तो इन्होंने बॉक्स बना लिया है। ठीक है, बॉक्स बना लिया। देन स्टेप टू जो है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन अदर साइड ऑफ द एरो इन द इक्वेशन। देन नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स ये देख लिए। फेरस जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो एक था, और RHS की बात करें तो तीन कैसे हो गए, दैट इज Fe3 है ना, कैसे हो गए। और हाइड्रोजन की बात करें तो इधर भी दो थे उधर भी दो हैं, तो चलो ठीक है।
और ऑक्सीजन की बात करें तो इधर हमारे पास एक था, उधर हमारे पास 4 हैं, ठीक है। अब ये हमने बैलेंस कर लिया। अभी पहले हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद हमने उसका लिस्ट कर लिया अभी इधर कितने हैं, एलएचएस में कितने हैं और आरएचएस में कितने हैं, ठीक है। देन आफ्टर स्टेप 3 की अगर हम बात करें, द बैलेंस टू बैलेंस द अबव इक्वेशन, लेट्स स्टार्ट द compound with the maximum number of atom, that is Fe3O4. Now in this compound select the element with the maximum number of atoms, that is oxygen. As you can see, there are four oxygen atom on RHS, whereas there is only one oxygen atom on LHS. Let's try to balance the oxygen atom. तो अब हम क्या करेंगे, अभी जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट हमें दिख रहा है, कंपाउंड सबसे बड़ा दिख रहा है, इस इक्वेशन में हमें Fe3O4 हमें सबसे बड़ा कंपाउंड दिख रहा है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो O4 है हम उसको टारगेट करेंगे। उसको टारगेट करने के एक रीज़न है कि वो सबसे ज़्यादा अमाउंट है, उसके पास सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं। अगर वो सबसे पहले सॉल्व हो गया तो बाकी तो इजीली सॉल्व हो ही जाएंगे। इधर देखिए, इसमें कुछ लिख रखा है, इनिशियल इन H2O देयर इज वन ऑक्सीजन, देन आफ्टर 4 ऑक्सीजन उधर बन रहे हैं, दैट इज Fe3O4। O जो है उसके अंदर 4, O4 जो है उसके अंदर 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, H2O को हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है ऑक्सीजन के लिए वो बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। Okay, to remember, to equalize the number of atoms in a reaction, you cannot change the formula of the compounds or the elements in the reaction. For example, to balance the number of oxygen atom, we can add 4 as coefficient to get 4H2O and not H2O4 or H2O ब्रैकेट में 4। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन लुक्स लाइक। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर आप कंपाउंड का मल्टीपल बढ़ा सकते हैं, कोफिशिएंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने H2O है उसके आगे 4H2O कर दिया है, तो आपने क्या किया, 4H2O यूज ले लिए रिएक्शन के अंदर। अब 4H2O यूज लेने का क्या मतलब है भाई, 4H2O यूज लिए तो उसमें से रिएक्शन को जितना चाहिए होगा उतना वो यूज करेगा, बाकी जो है वो 3 या 2 जितने उसके यूज होंगे बाकी वो छोड़ देगा, ठीक है। अब आपने H2O4 कर दिया अगर उसकी जगह, ठीक है, तो ये केमिकल जो है ये अलग केमिकल बन गया, आपकी रिएक्शन जो है इससे हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि अगर हो भी जाएगी तो कुछ और बनेगा, आप जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो पार्शियली जो हमने बनाई है वो इक्वेशन ऐसी दिख रही है, दैट इज Fe प्लस फोर H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं अभी H2O के आगे हमने 4 जो है वो एज अ कोफिशिएंट यूज किया है, ठीक है। स्टेप 4 जो है, नाउ लेट्स बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन द इक्वेशन। अब हमने ऑक्सीजन देखा कि ऑक्सीजन जो है हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को अब देखते हैं। भाई इधर हमने H2O के अंदर 4 लगाया है तो 4 ऑक्सीजन तो हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब H2 के साथ जो 4 लग गया ना, H2 के साथ जो 4 लगा है यानी कि हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड वो हो गए 8, है ना, 8, ठीक है। अब जो ये 8 हुए हैं, इन 8 का कहीं तो इलाज करना पड़ेगा। तो अब इन 8 का कैसे इलाज करेंगे ये देखिए। ये हमने दोबारा से जो हमारा स्टेप 3 था, जो टेबल बनानी थी ना, टेबल बनाई है दोबारा से। इनिशियली H2O के अंदर हमने देखा भाई हाइड्रोजन जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रखा है, H2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होकर जो हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटम्स आ गए हैं वो आ गए 8, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की साइड हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 तो हमारे पास है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8, ठीक है। Therefore, we add 4 as a coefficient to H2 on the RHS. The equation will be now Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. स्टेप 5 जो देखिए अभी ये आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर Fe plus 4H2O, H2O कितने हैं यहाँ पे, कितने, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, H2O जो है वो हमारे पास है 4। 4 H2O के अंदर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 8 हाइड्रोजन है और LHS की साइड है 8 हाइड्रोजन। अब दूसरी साइड देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 8 ही हैं, है ना, 8। H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8 एलिमेंट्स हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 हैं, O4, और इधर LHS की साइड कितने हैं, 4 ही है। नाउ you will find that only one element is left unbalanced, that is Fe. Let's try to balance that. अब आप देख रहे हैं भाई इसमें जो रह गया है वो रह गया सिर्फ और सिर्फ Fe, फेरस रह गया है, ठीक है। अब फेरस जो है अकेला तो फेरस को भी नहीं छोड़ सकते ना, फेरस को भी कर देते हैं बैलेंस। आइए, एटम्स ऑफ आयरन, इनिशियली फेरस के एटम्स कितने थे, एक था, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट के अंदर कितने हो गए, 3 हो गए, दैट इज Fe3O4, Fe3O4 दैट इज Fe3, 3 एटम्स हो गए इसके। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट की साइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। देयरफॉर वी ऐड अ कोफिशिएंट टू Fe on LHS, that is 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब ये जो फाइनल इक्वेशन जो है ये आपको दिख रही होगी कुछ कुछ बैलेंस होती हुई, है ना। भाई बैलेंस होती तो पहले दिख रही थी, लेकिन अब आपको फाइनल बैलेंस की तरफ आपको दिख रही होगी। Fe3 इधर हमारे पास RHS की साइड Fe3 है, यानी Fe के 3 आइटम्स हैं, LHS की साइड हमारे पास Fe के 3 आइटम्स है, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। H2O और वही सारी कहानी दोबारा से रिपीट बार बार करने से स्टोरी लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। Now we count the atoms of each element on both side, that is
बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अब ये वही वाली कहानी है यार कि सारी दोबारा टेबल बनाओ, ठीक है। ये टेबल बना के देख लेते हैं। The number of atom of each element on both sides is now equal. Therefore, this equation is now balanced equation. As we make trials to balance the equation using small whole number as coefficient, this method is called hit and trial method of balancing equation. तो इस जो बैलेंसिंग का जो हमने ट्रिक यूज करी, इसका जो नाम है मेथड का, ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। भाई आप लगा लगा के देख रहे हो, लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा, चेंज कर रहे हो, फिर लगा रहे हो, फिर चेंज कर रहे हो, फिर लगा रहे हो, फिर चेंज कर रहे हो, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया इससे। अब जो स्टेप नंबर 7 है, लास्ट स्टेप टू राइट, दैट इज physical states of reactants and products. This makes the balance equation more informative. The phases of reactant and products are mentioned using notation such as G for gaseous, L for liquids, S for solids, aqueous, ठीक है, और AQ for aqueous. If the reactants or product exist as a solution in water, it is written as aqueous solution. एक्वस यानी कि कोई भी चीज़ अगर पानी के अंदर आपने घोल दी तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। जैसे अगर आपने नमक लिया, दैट इज NaCl, आपने उसको पानी के अंदर डाल दिया, दैट इज NaCl प्लस H2O, वो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्टी वाटर जिसको आप कह सकते हैं। ओके, तो बैलेंस इक्वेशन हम देखते हैं यहाँ पे कैसी दिखती है हमारी। 3FeS, एस यहाँ पे यानी सॉलिड, हमने बात करी है ऊपर, स्टेट बतानी है लास्ट में, लास्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। अब 4H2O दैट इज गैसियस, Fe3O4 इधर लगा दिया हमने दोबारा से S यानी कि सॉलिड। देन आफ्टर 4H2 जो हाइड्रोजन है वो गैस है तो ऊपर चली जाएगी। ओके, for H2O the symbol G is used to indicate that here water has been used in the form of steam। तो आपने देखा होगा कि भाई H2O के आगे जो है G लगा रखा है। तो वो G लगाने का क्या मतलब बनता है? G लगाने का मतलब ये बनता है कि जो G है वो गैस को रिप्रेजेंट करना है, वाटर की गैस, गैस ऑफ वाटर दैट इज स्टीम। पानी को हमने गर्म करा, गर्म करके स्टीम बनाया, और स्टीम करके आयरन के ऊपर फेंका, और उससे जो है हमारा Fe3O4 और प्लस H2 गैस निकली, ठीक है। बट जो मेटल जो है, ये आयरन जो है, ये डायरेक्ट वाटर से कांटेक्ट करता है, रिएक्शन भी करता है, लेकिन जो रिएक्शन है वो स्लो होगी। स्टेट चेंज करने के साथ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। Physical state of reactant and product are usually not specified in the equation unless necessary. Lots of time the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, देखो अब ये जो है टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट जो है ये मोस्टली यूज़ में नहीं आते हैं। हाँ, कभी कभार इनको भी यूज़ में लिया जाता है रिएक्शंस के अंदर। आप लोग आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में या 11th 12th में आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर को जो है हम डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा एक ट्रायंगल टाइप सिंबल होता है। प्रेशर को हम ATM में लिखते हैं भाई, 1 ATM 2 ATM, है ना। और कैटलिस्ट जो है निकल है, आयरन है, या अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट हो सकते हैं। कैटलिस्ट क्या काम आता है ये भी हम आगे ही पढ़ेंगे, इन्हीं इस चैप्टर में नहीं लेकिन और किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन कैटलिस्ट जो है बहुत मस्त चीज़ है। ये आप देख लीजिए, इसमें रिएक्शन आ गई है। रिएक्शन जो है CO दैट इज गैस प्लस 2H2 दैट इज गैस 340 ATM। मैंने अभी आपको बताया जो प्रेशर है वो 340 ATM यानी कि प्रेशर की फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। यानी कि CO गैसियस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को अगर आप 340 ATM के अंदर रखेंगे तो वो CH3OH बना लेगा, और ये जो होगा ये लिक्विड की फॉर्म में होगा। अगला हम देखते हैं, अगली रिएक्शन क्या है। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट प्लस क्लोरोफिल गिव C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब इसमें क्या है, ये जो रिएक्शन है ये आप लोगों को हो सकता है, अगर आपने थोड़ा सा 9th क्लास में ध्यान दिया था तो आप लोगों को ये पता लग जाएगी रिएक्शन किस चीज़ की है। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। कैसे होती है? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्लांट्स को दी, क्या प्लांट्स ने ले ली, और पानी हमने उनको दिया। सनलाइट उनके ऊपर गिरी, उन्होंने क्लोरोफिल अपने अंदर जनरेट किया, और ये ग्लूकोज जो है, जो हम लोग पत्तियां या जो हम साग सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं उनके अंदर मेनली ग्लूकोज ही होता है, तो ये वही ग्लूकोज है जो आप लोग खाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर 6O2 जो ऑक्सीजन हमें वो रिटर्न करते ही हैं, और पानी जो है वो अपने अंदर यूज करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। सम सॉल्व एग्जाम्पल फॉर यू, दैट इज इसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल हैं कुछ, हम देख सकते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये जो है ये आप देख लीजिए बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, इनको बैलेंस इन्होंने किया है अपनी तरफ से, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है ये आप लोग सीख ही गए हैं, है ना। अब एक बात दो, ये सारे एग्जाम्पल्स पहले खुद से करिए, खुद से करेंगे तो मज़ा आएगा, और मज़ा आते ही आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैंने खुद से कुछ ट्राई किया। और सोल्यूशन की जहाँ तक बात है, सोल्यूशन भी इस पर नीचे ही दे रखे हैं। ये PDF हमने टॉपर.com से डाउनलोड किया है, और मैं आपको इसका लिंक जो है PDF का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू लीव मिल्क एट रूम टेम्परेचर इन समर, और इफ यू लीव अ नेल एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम।
यस यू आर राइट। मिल्क जो है वो स्पॉइल्ड हो जाएगा और जो नेल यानी कि जो हमारी कील होती है वो उस पे हो जाएगा, जंग लग जाएगा यानी बिकम रस्टी। व्हाई डज दिस हैपन? दिस इज बिकॉज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस causing a change in the milk and nail. In fact, regular body processes such as respiration and digestion are also chemical reaction. A chemical reaction is expressed using a chemical equation. Let's dive in and learn about chemical reaction and equations. तो जितना भी कुछ हो रहा है आप लोग देख रहे हैं वो सारा जो है केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड ही होता है और केमिकल रिएक्शन से ही होती हैं, ठीक है। ओके देन केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हेन एन इनिशियल सब्सटेंस गोज थ्रू अ केमिकल चेंज वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मोर ओवर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अकर्स। भाई कोई चीज़ अगर चेंज हुई है तो आप उसको कैसे, मतलब कोई चीज़ जो है केमिकल रिएक्शन हुई है आप पता कैसे लगाएंगे ना। तो उसके लिए आप ये जो तीन पॉइंट्स जो देख रहे हैं इन तीनों में से किसी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर ये पॉइंट या अगर इनमें से कुछ हुआ है तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है उसने टेक प्लेस किया है, केमिकल रिएक्शन जो है हैज टेकन प्लेस। ओके तो लेट्स सी व्हाट आर दीज पॉइंट्स। लेट्स मी जूम आउट। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है? चेंज इन स्टेट यानी कि कोई चीज़ अपनी जो है स्टेट चेंज कर ले। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। चेंज इन स्टेट यानी कोई चीज़ आपने लिक्विड रखी थी वो सॉलिड हो गई, या कोई चीज़ आपने सॉलिड रखी थी वो लिक्विड हो गई, है ना। या फिर चेंज इन कलर हो सकता है, कलर में भी चेंज आ सकता है ना। आगे हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें कलर में चेंजेस आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मान लीजिए आपने इनो लिया, इनो को पानी के अंदर डाला तो उसमें से एक गैस निकलती है, वो गैस कैसे निकली, वो रिएक्शन हुई वहाँ पे कुछ ना कुछ ना। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? अगर आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, पहले के टाइम में क्या होता है, कली कराते थे घर में, ठीक है, व्हाइट कलर की पुट्टी कराते थे, व्हाइट पेंट होता था, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जब ला करके पानी के अंदर मिक्स करते थे तो उसमें से हीट इवॉल्व होती थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था वो, ठीक है। तो वो जो गर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। आप लोगों को मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता था पहले के टाइम में, ठीक है। ये फोटो भी देख रही है भाई, इसके अंदर जंग लग गया है यहाँ पे ना, जंग यानी रस्टी हो गया, रस्ट लग गया। The simple form of representing a chemical reaction is a chemical equation. Let's find out how to write a chemical equation. Check out our detailed article on chemical reaction here. Chemical reaction के अंदर यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पीडीएफ के अंदर जा करके सब देख सकते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? If you were to describe a chemical reaction in a sentence, it would be a quite long. To express it in a shorter form, we can write it as a word equation. For example, the reaction between magnesium and oxygen to give magnesium oxide can be represented as follows. अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया है ना, डायरेक्ट हमें पता लग गया भाई मैग्नीशियम है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर रिएक्टेंट्स हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, देन आफ्टर हमें प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। Substance that undergo a chemical change in a reaction are reactant, that is magnesium and oxygen in the above example. तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर जाते हैं वो लोग होते हैं रिएक्टेंट्स। इस इक्वेशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है हमने एज रिएक्टेंट्स यूज किए हैं। हमने ऊपर LHS RHS और ये सब पढ़ा था, तो उसमें जो LHS वाली साइड जो हमने चीज़ें लिखी थी वो हमारी है रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड जो हमने चीज़ें लिखी थी वो हमारा है प्रोडक्ट, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इन द प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वर्ड इक्वेशन। इसके अंदर आप LHS साइड देख रहे होंगे, LHS साइड देख रहे होंगे, LHS साइड देख रहे होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो जाती है। The reactants and products are separated by an arrow between them. ये देखिए आप इधर देख सकते हैं, एरो के बेस पे ही हमने इसको सेपरेट किया भाई। यहाँ से हमारा जो है रिएक्शन शुरू हो गई है और इसके बाद यहाँ इस साइड जो है आएगा हमारा प्रोडक्ट ही आएगा। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो LHS with a plus sign between them. Products are written on the other side of the arrow, that is RHS with a plus sign between them. The arrowhead point towards the product and indicates the direction of reaction. तो जो ये एरो हमने बीच में लगाया है, ये एरो क्या काम करता है? एरो हमें बताता है भाई जो रिएक्शन है वो इस साइड से इस साइड हो रही है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऐड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अगर ये एरो उल्टा लगा दे तो, अगर ये एरो उल्टा लगा दें तो उस रिएक्शन का, उस इक्वेशन का क्या मतलब बनेगा? उस इक्वेशन का मतलब बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो टूट करके हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देगा। लेकिन क्या हमें ये बताना है? नहीं बताना। जो हमें दिखाना है हम एरो उस साइड ही लगाएंगे जिस साइड हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन,
Chemical equation can be further shortened if we use the chemical formula of the reactant and product. So if we were to write the above reaction using the formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, it would be written as follows: Mg plus O2 gives MgO, यानी Mg यानी मैग्नीशियम, O2 यानी ऑक्सीजन और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल सी बात है। Mg आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पीरियोडिक टेबल का हो सकता है आप लोगों को वीडियो अपलोड हो गया होगा। पीरियोडिक टेबल याद कैसे करनी है, उस पर एक पूरी टेबल होगी, ठीक है। और वो लेक्चर अच्छा होगा, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अच्छी तरह से याद हम उसमें कर लेंगे और ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक भी बता दी, ठीक है, जाके लेक्चर देख लो। If you count the number of atom of each element on LHS and RHS of the arrow, you will notice that it is not equal। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जब एटम्स और एलिमेंट्स जो हैं आप देखेंगे RHS और LHS की साइड, तो वो हो सकता है इक्वल अमाउंट में ना हो। अब इक्वल अमाउंट में नहीं है तो इसका क्या मतलब है, हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ी है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब वही है जो आप लोग समझ रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल फॉर यू। Why are iron are हाँ, तो when iron comes in contact with air and moisture, a chemical reaction occurs causing the iron to rust। Painting of iron articles cuts off the contact between the iron surface and moisture, then thus preventing it from rusting। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है आता है एग्जाम्स के अंदर। तो इसका जो मेन पर्पस है क्वेश्चन का वो ये है कि आप लोगों को एग्जाम के साथ साथ जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी कई बार मैंने देखा है कि आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन जानते हैं। आर्टिकल्स जो आपने देखा होगा, आयरन के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल इन द सेंस जो जितनी भी आयरन की चीजें होती हैं वो पेंट होती हैं, ठीक है। मेरे जस्ट यहाँ साइड में खिड़की है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये खिड़की है, ये व्हाइट कलर में पेंटेड है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर में पेंटेड खिड़की है इसका क्या मतलब है, व्हाइट कलर में क्यों पेंट किया है इसको, कुछ और भी पेंट कर सकते हैं, ब्लू में पेंट कर सकते हैं, ब्लैक में पेंट कर सकते हैं, कुल मिला के पेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो एयर और मॉइस्चर के उसमें कांटेक्ट में आते ही केमिकल रिएक्शन कर देता है। और ऊपर हमने पहले एक वीडियो देखी थी, वीडियो नहीं आई मीन एक पिक्चर देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि पोल के साथ कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है और उन दोनों के बीच में रस्टिंग हो रखी है, ठीक है। तो वो रस्टिंग को बचाने के लिए उसके ऊपर करा जाता है पेंट, ठीक है। यही इसके अंदर हमने सीखा है अभी। Write the word equation and chemical equation of the reaction between sodium chlorine to give sodium chloride। अब ये सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। अब आप लोग कहेंगे ये जो रिएक्शन है ये भी बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने बैलेंस नहीं करी है, मैं बता देता हूँ बैलेंस कैसे करनी है। 2Na 2Na, Na के आगे आप 2 लगा दीजिए, LHS में Cl2 हमारे पास है ही। अब 2Na और Cl2 हो गया, यानी कि Cl भी 2 हो गए, Na भी 2 हो गए और NaCl हमारे पास है 1, तो उसके आगे आप लगा दें 2। सिंपल आपकी बैलेंस होगी इक्वेशन। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी अब पढ़ते हैं क्या होता है। कोरोजन तो आपने देखा भाई, पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉइन्स एंड और स्टैचूज मेड ऑफ कॉपर। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉइन्स और जो स्टैचूज होते हैं कॉपर के बने हुए, उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो कोटिंग क्या होती है? Why does this happen? This happen because of metal undergoes a process called corrosion। corrosion के अंदर जाकर के जब मेटल एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो होती है ये ग्रीन कोटिंग, कॉपर के केस में। ऑल्सो हैव ऑब्जर्व्ड अ बैड स्मेल ऑफ emanating from food containing fats or oils। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। both these processes are everyday example of oxidation reaction। let's understand why and how both these processes take place। रेंसिडिटी बेस तरह के हम मैं बताऊं आप लोगों को, हिंदी में तो उसे फफूद कहते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग ब्रेड लेके आते होंगे, ब्रेड कई बार 2 से 3 दिन 4 दिन पड़ी रहती है, तो वो ब्रेड जो है वो हरे कलर की हो जाती है, उसके अंदर से जो अजीब सा हो जाता है ना सारा, तो वो जो है वो होती है रेंसिडिटी, ठीक है। अब यही हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है और ये सब, ठीक है। कोरोजन इट इज अ प्रोसेस वेयर मेटल आर अटैक बाय मॉइस्चर एसिड्स एक्सेट्रा। सम डेली एग्जांपल ऑफ कोरोजन that you may have observed are black coating that develops on article made of silver or the green coating on copper articles। corrosion that occurs on material made of iron rusting, ठीक है भाई। ये जो है ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है कॉपर के ऊपर, कॉपर के कोरोजन के केस में, ठीक है। और कोरोजन दैट अकर्स ऑन मटेरियल मेड ऑफ आयरन कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग, आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। ये आप पिक्चर देख लो यार, पिक्चर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉपर हमने बहुत कम देखा है, कॉपर हमें ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है।
ठीक है, मतलब मिलता है लेकिन इतना ऐसे रस्टी वाला नहीं दिखता ना, मोस्टली वायर्स के अंदर कॉपर यूज करते हैं, तो वहाँ रस्टिंग कहाँ होगी यार। हाँ, कॉपर जो है वो आप लोगों ने अपनी गाड़ी की बैटरी होगी, बैटरी के जब आपने कभी कभार बैटरी देखी होगी तो बैटरी के ऊपर एक व्हाइट कलर का पाउडर और ग्रीन कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो जो बेसिकली जो एंड होते हैं बैटरी के, वहां पे भी यही कॉपर अगर है तो वहां पे आपको ये रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी। 90% चांस, 90% चांसेस आर देयर कि आपको वहां देखने को मिले अगर आपने बैटरी साफ नहीं करी है तो। corrosion is the wearing away of metal due to chemical reaction, मेनली ऑक्सीडेशन। जो corrosion है वो मेनली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है मेटल्स के ऊपर। इन दिस प्रोसेस मेटल लूज देयर मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटल जो होते हैं लूज कर देते हैं अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टीज, दैट इज आपने देखा कि कंडक्टिविटी जो है करोजन के बाद हो सकता है कॉपर लूज कर दे कंडक्टिविटी अपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी। This causes a lot of damage to car bodies, ship bridges, iron railings, and to all objects made of iron. Iron is used in a lot of places like the construction of bridges, tools, pipes, heavy machinery, etc. अब यार आप सोचो कि आयरन जो है वो इतनी जगह यूज कर रहे हैं हम उसको, ब्रिजेस में, शिप्स में, कार की बॉडीज में, आयरन रेलिंग्स में, अपनी पटरियों पर हम, या रेलवे की जो लाइंस होती हैं उनके ऊपर यूज कर रहे हैं, ब्रिजेस के अंदर यूज कर रहे हैं, टूल्स के अंदर, पाइप्स के अंदर, मशीनरी के अंदर, कितनी जगह यूज कर रहे हैं। अगर वहां पे करोजन लग जाए, करोजन हो जाए, तो कितना ज़्यादा लॉस होगा मशीनरी का भी, और हो सकता है ह्यूमन लॉस भी होगा, है ना। भाई कोई पुल के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं और उसकी जो अंदर जो सरिये डले हुए हैं ना, या जो सरिये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, है ना, उसके अंदर मान लीजिए करोजन हो गया तो वो पुल जो है वो गिर जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ में है वीकनेस आ जाएगी एक तरह से ना। तो ह्यूमन लॉस भी हो सकता है, कितना ज़्यादा ये है इंपॉर्टेंट। Therefore, corrosion of iron is a very big problem. A lot of money is spent each year to replace damaged iron. There are a few ways to keep metals from corroding, या corrosion इधर होना था, corroding क्या होता है, they are। अब क्या क्या हो सकते हैं, पेंटिंग दी मेटल सरफेस, पेंटिंग हमने बात करी है ना, पेंटिंग कर देते हैं उसके ऊपर तो बच जाता है वो ना भाई। जब मैं आपको अभी खिड़की दिखाई थी, मेरे से विंडो दिखाई थी, उसको हमने व्हाइट कलर से पेंट कर रखा है ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। पाउडर कोटिंग दी सरफेस, पाउडर कोटिंग भी हम उसके ऊपर कर सकते हैं कि उसके ऊपर पाउडर लगा के कोटिंग कर दी, ठीक है। ऑयलिंग दी मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर रेगुलर आपने ऑयलिंग कर दी तो उसके ऊपर अगर वाटर गिरेगा भी तो वो बच जाएगा, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। तो अब ये जिंक जो है इसको क्यों यूज कर रहे हैं यार, जिंक भी तो मेटल है, जिंक के ऊपर भी तो वो हो सकता है जो हमारा करोजन है ना। तो करोजन हो सकता है जिंक के ऊपर, लेकिन जो रेट ऑफ कोरोजन होगा आयरन के कंपैरिजन में जिंक के ऊपर, दोबारा बोलता हूँ, रेट ऑफ कोरोजन जिंक का आयरन के कंपैरिजन में कम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोरोजन जो है वो आयरन को पूरी तरह से खत्म कर रहा है एक साल में, तो वहीं उसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए वहीं उसे कम से कम 10 साल लगेंगे जिंक को पूरी तरह से खत्म करने में। तो ये आपने समझ लिया अभी जिंक का हम उस पर अगर कोटिंग कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसे बहुत सी चीजें आती हैं, आगे पढ़ेंगे हम वो सब चीजें। Rancidity. Have you observed a foul smell in nuts that have been stored for months, or potato chips that have been sitting in the kitchen cupboard for too long? When such foul odors emanates the food from food, it is said to be rancid. In simple terms, rancidity is the spoilage of food such as that become unsuitable and undesirable for consumption। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग ब्रेड लाते हैं तो ब्रेड के अंदर कई बार क्या होता है, ग्रीन कलर की काई जम जाती है ना, काई बोलते हैं उसको, पता नहीं हिंदी में पता नहीं, फफूद बोलते हैं ना। तो फफूद जम जाती है तो वो जो होता है वो खाने लायक तो बिल्कुल नहीं बचा, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रिएक्शन हुई है। पोटैटो चिप्स आप लोग लेके आते होंगे, आप कई बार आपने देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं हम लोग पैकेट के अंदर लेके आते हैं, कई बार एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होने के बाद हम खोल के देखते हैं तो उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल जो है वो यही बता रही है कि भाई इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है, इसको खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेंसिडिटी आप लोग कह सकते हैं एक तरह से किसी फूड का खराब होना ही होता है, ठीक है। फूड टर्न्स rancid when the fat and oil within them get oxidized and the taste of smell food changes। यही है, ये सब आपने पढ़ लिया है ना। ये जो फैट है, जो ऑयल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कुल मिलाकर के। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर एक हवा सी भरी रहती है ना, तो हवा जो होती है वो हवा नहीं होती, वो होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस होने का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन से सेपरेट रखती है ना। नाइट्रोजन जो है उसको फ्रेश रखने में काम करती है, फ्रेश रखने का काम करती है, मेन एक का काम करती है, ठीक है। फूड ट्रांसपेरेंसी भी ये सब हमने पढ़ लिया है। हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट generates highly reactive molecules in rancid food which is responsible for the unpleasant odor and flavor. This chemical reaction also reduce the nutrition of the food. Some studies show that rancid food can harmful
हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स इफ कंज्यूम। तो कई लोगों को हमने देखा होगा भाई, कई लोग क्या करते हैं, एक्सपायर हुई भी चीज़ें खा लेते हैं, है ना। उनको ज़्यादा ऐसा लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पैसे लगे हों उस चीज़ पे, लेकिन वो चीज़ नहीं खानी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि वो कई बार क्या होता है, आपको लोगों को फूड पॉइजनिंग, जिसको आप लोगों फूड पॉइजनिंग का आपने नाम सुना होगा, फूड पॉइजनिंग आपको वो चीज़ें करा सकती हैं जो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं। ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इनको कैसे कैसे रेंसिडिटी को हम बचा सकते हैं? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड। एंटीऑक्सीडेशन, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि ऐसे सब्सटेंस हम फूड के अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन से हमें, हमारे प्रोडक्ट को या हमारे फूड को बचा करके रखें, ऑक्सीजन से बचा के रखें। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन नहीं दान, ऑक्सीजन ना दें, ऑक्सीजन से बचा के रखें, यानी ऑक्सीजन को दूर रखें। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिफिकेशन। रेफ्रिजरिंग refrigerating food also help to slow down acidification. Replacing oxygen in containers with another gas, for example, to prevent chips from turning rancid. Chips manufacturer flash the plugs with the नाइट्रोजन गैस, एज आई मैंशन नाइट्रोजन गैस उसके अंदर यूज करते हैं हम। ठीक है, ओके। देन सॉल्ट एग्जांपल फॉर यू, ये डिस्कस करें या हो जाए? चलिए डिस्कस कर ही देते हैं। रेफ्रिजरेटिंग फूड, अब आप क्या करें, कोई फूड लाएं, उसको बाहर रखने के बजाय उसको रखें फ्रिज के अंदर, तो वो उसकी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि इसकी लाइफ अगर 4 दिन है, तो वो 3 दिन तक तो उसके अंदर सेफ रहेगा, है ना। मान लीजिए बाहर अगर रह करके उसकी लाइफ 2 डेज है, तो वो फ्रिज के अंदर कम से कम 5 दिन आराम से निकाल देगा फ्रिज के अंदर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन कंटेनर विद अदर गैस, ये हमने बात कर ली है यार ना। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। सॉल्विंग एग्जांपल्स फॉर यू, corrosion and rancidity are both due to which type of chemical reaction? corrosion और जो रेंसिडिटी होती है वो किन किन वजह से हो सकती है? रेंसिडिटी होती है ऑप्शन सी की वजह से, दैट इज ऑक्सीडेशन। हमने बात करी ना, ऑक्सीजन से बचाना है, रेंसिडिटी हो जाएगी नहीं तो, ना, तो ऑक्सीजन की वजह से होती है। then after which of the following is not a method of preventing corrosion of metal? तो इसके अंदर मेटल से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग द मेटल सरफेस, ऑयलिंग द मेटल सरफेस और एक्सपोजर टू मॉइस्चर। अब इसके अंदर क्या पूछा? नॉट अ मेथड, मेथड जो नहीं है ये पूछा है। मेथड है तो 3 मेथड है इसके अंदर जो हमारा प्रिवेंट करते हैं कोरोजन से, है ना, हमें बचाते हैं, हमारे मतलब मेटल को बचाते हैं। तो इसके अंदर जो है एक्सपोजर टू मॉइस्चर जो है हमारे कहीं भी हमारे मेटल को बचाने का काम नहीं करता है। आपने कोई चीज़ मेटल लाए, मेटल को मॉइस्चर में छोड़ दिया तो वो वैसे ही खराब हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको चेंजेस करने की। टाइप ऑफ रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन एंड डेजिग्नेशन आर ऑल केमिकल रिएक्शन, but did you know that they are different type of reaction? Some produce heat whereas some combine and give rise to single product. Let's go ahead and learn about the different type of reactions. Different types of reaction हम पढ़ने जा रहे हैं। अब कितनी तरह की होती है केमिकल रिएक्शन, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे कितनी तरह की हो सकती है? चलिए आइडिया लगाइए एक, ठीक है, कमेंट में बताना जरूर। वीडियो पॉज करके कमेंट में करो, फटाफट कमेंट करो, कर दिया होगा। During a chemical reaction, atoms do not disappear from the mixture and appear elsewhere, nor do they change from one element to atom of another element. In fact, during chemical reaction, bonds between atoms are broken and remade to give rise to new substance. Let's understand how this happens in different reaction. इसके अंदर होता क्या भी, जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेट तो चेंज करते नहीं है, है ना भाई। आपने मतलब स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है स्टेट चेंज करते नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम मान लेते हैं स्टेट नहीं चेंज कर रहे हैं ना। केमिकल जो है अपना फॉर्मूला है वो चेंज नहीं करते, वो क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं और दूसरे एलिमेंट के साथ जाकर के बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये जो रिएक्शंस हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और ये सब है ना, सब पढ़ेंगे। Combination reaction क्या है? These reactions where two or more reactants combine to give rise to a single product. For example, calcium oxide vigorously reacts with water to produce calcium hydroxide, also known as slaked lime. Slaked lime is used to whitewash walls. अब मैंने आप लोगों को बताया था वाइट वॉश वॉल्स, जो हमने बोला कली करते थे ना बहुत पुराने टाइम में ना, तो वो कली जो है वो यही है, स्लेक्ड लाइम या क्विक लाइम जिसको हम, चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है? CaO प्लस H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O हमने डाला, CaO प्लस H2O हमने डाला तो हमें मिल गया CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? स्लेक्ड लाइम है, यानी कि व्हाइट वॉश के काम आता है। और ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम
उसको पाउडर को ला करके पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो एक हीट निकलती है, और वो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है हीट का। Let's look at some other example of combination reaction formation of water from hydrogen and oxygen. 2H2 plus O2 gives 2H2O। भाई ये भी एक तरह से है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ना, H2 प्लस O2 किया तो H2O बन गया, और ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल क्या भाई, बर्निंग ऑफ कोल C प्लस O2 गिव्स O2 CO2। कार्बन लिया, कोल लिया, कोल को हमने जलाया, जगाने के साथ साथ जैसे हमने जगाया तो वो ऑक्सीजन कंटेन करेगा, ऑक्सीजन कंटेन करके हमें देगा एनर्जी हीट प्लस CO2 गैस, जो कि हमारे लिए है हार्मफुल। ठीक है, ओके देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दीज आर टाइप्स ऑफ रिएक्शन वेयर along with products heat is also generated. For example, in the above reaction between calcium oxide and water, a large amount of heat gas produced, making the reaction mixture warm. Other example of exothermic reaction are burning of natural gas CH4, आप लोगों ने देखा होगा, प्लस 2CO2 gives CO2 प्लस H2O। नेचुरल गैसेज बर्निंग करते हैं, नेचुरल गैसेज जो है आपकी एलपीजी आती है ना, कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस, देन आफ्टर सीएनजी आती है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो सीएनजी आप देखते हैं अभी, सीएनजी हमारी सीएनजी से गाड़ियां चल रही हैं ना, तो जो सीएनजी से गाड़ियां चल रही हैं वो सीएनजी यही वाली है, दैट इज मिथेन गैस सीएनजी ही होती है। ठीक है, मिथेन के साथ आपने ऑक्सीजन इनपुट दिया, वो बर्निंग हुई, CO2 दिया, H2O दिया, और आपको दी एनर्जी यानी हीट। जो उस हीट को आप लोगों ने यूज कर लिया अपने व्हीकल चलाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए भी यूज किया। ठीक है, डू यू नो हाउ टू गेट द एनर्जी to do daily activities? The food we consume is broken down into simpler substances during our digestion. For example, bread, potatoes, rice, etc. contain carbohydrates which get broken down to its simpler form, glucose. During respiration, glucose combines with the oxygen in our cells and provides energy. Therefore, respiration is also an exothermic process. अब आपने क्या किया भाई, ये एक रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी थी जहाँ पे CO2 प्लस H2O मिल करके हमें C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज दे रहे थे। ठीक है, अब वही ग्लूकोज क्या किया आपने, ले लिया अपने फूड के साथ इनटेक में। ठीक है, फूड के साथ इनटेक में लिया तो ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ आपने एक सांस भरी, और सांस भरने के साथ आपके अंदर गई ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है आपने लिया, रेस्पिरेशन के साथ आपने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनलेट होते ही C6H12 प्लस O6 को ऑक्सीजन मिली, और C6O2 के साथ उसने बना दिया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हैं भी H2O भी बन गया, CO2 भी बन गई। CO2 कैसे बन गई? CO2 जो है आपने फूड जो लिया है उसके साथ CO2 निकली है। ठीक है, उसके साथ CO2 निकली है, फूड आपने लिया, कार्बन उसके अंदर था, उसमें से उसने CO2 दे दी। एनर्जी हमें फूड से ही आती है, ये आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी तरह से पता होगा मुझे लगता है, और इसमें मुझे लगता नहीं कोई बताने की जरूरत है खास। ठीक है, देन आफ्टर अनदर एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर टू कंपोस्ट। ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे एक जो कंपाउंड है हमारा, जो फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ना, अब वो रिएक्शन हमने कर दी उल्टी। ठीक है, हमने बताया था जब एरो उस साइड लगाते हैं जिस साइड में रिएक्शन हो रही हो ना, इस साइड में आप रिएक्शन देख रहे होंगे कि 2FeSO4 गिविंग Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से। In these type of reaction, single reactant breaks down to give simpler products. For example, when ferrous sulfate crystals are heated, they lose water and color of crystal changes. This is because ferrous sulfate decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide. ठीक है, बहुत लंबा हो गया लेक्चर। हाँ चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा सा रह गया, 8 पेज रह गए। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is known as thermal decomposition. Other example of decomposed reaction include thermal decomposition of calcium carbonate to produce calcium oxide, and carbon dioxide is very important in many industries. The product calcium oxide, which is also called lime or quick lime, is used to manufacture cement. अब CaCO3 आपने लिया, कैल्शियम लाइमस्टोन लिया, लाइमस्टोन को आपने किया हीट लाइमस्टोन हो सकता है जिसको हम कहते हैं चूना, चूना आपने लिया, चूने को आपने हीट दी, पल्वराइजर के अंदर डाल करके उसको आपने हीट दी, उसके अंदर क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और बनेगा क्विक लाइम। जो क्विक लाइम है ये आपके सीमेंट के अंदर यूज आता है। अगर आप आगे 11th और 12th में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये क्विक लाइम के साथ यूज करके सीमेंट बनाना भी बताया जाएगा, भी सीमेंट कैसे बनाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस lead oxide, nitrogen dioxide, and oxygen. The brown fumes observed when you heat lead nitrate over a flame are that of nitrogen dioxide, 2PbNO3, 2S यानी सॉलिड, हीट 2PbSO, हीट यहाँ पे हमने दी उसको 2Pb दिया, 2PbO उसने हमें रिटर्न किया,
4NO2 दिया, देन आफ्टर हमने उसमें दिया O2, आई मीन O2 हमें मिला, ये इधर वाली सारी चीज़ें हमें, इधर वाली सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है, ये एक रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। अब आपने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर एक साइड इलेक्ट्रोड, आई मीन एक साइड एनोड डाला, एक साइड कैथोड डाला, उसको कर दिया हमने बैटरी से कनेक्ट। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि भाई जो वाटर है वो दो पार्ट्स में टूटने लग जाएगा, एक साइड आपकी निकलेगी हाइड्रोजन, दूसरी साइड निकलेगी ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपने डायग्राम देख लिया, अभी 9 से 12 वोल्ट की आपको बैटरी लगानी है। भाई जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो इसमें आ रही है ना। Decomposition of silver chloride or silver bromide when exposed to sunlight. Silver chloride decomposes to give silver and chlorine, whereas silver bromide gives silver and bromine. These reactions are used in black and white photography. ये जो रिएक्शन है ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो बहुत पहले होती थी वहाँ पे यूज़ करी जाती थी। सन मतलब कि उसको पहले डिप करके इस सोल्यूशन के अंदर, फिर उसको धूप में सुखाते थे, फिर ये रिएक्शन होती थी, फिर आपकी फोटो बन के आती थी। आपकी नहीं, मतलब बहुत पहले वाले अंकलों की, ठीक है। Decomposition reaction use up energy in form of light, heat or electricity. Therefore, they are called endothermic reaction since they use up or absorb energy. Displacement reaction. In this type of reaction, one element displaces or remove another element from a compound. Let understand this reaction using the following experiment as an example. भाई एक्सपेरिमेंट यार आप लोग कर लेना यार, बकवास सा। मैं आपको सीधा रिएक्शन समझा देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन इसमें हुआ क्या, हमने लिया फेरस और कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4 एक्वस लिया, ठीक है। इसका हमने सोल्यूशन लिया CuSO4 का, उसके अंदर हमने डाल दिया अपना फेरस यानी आयरन। तो वो फाइनली बन के क्या निकलेगा, कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रह जाएगा, ठीक है। ये जो है ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक डबल डिस्प्लेसमेंट और आएगी, उसके अंदर क्या होगा भाई, आएगी जब देखेंगे ना। अभी आप लोग ये देखिए, CuSO4 है, वहां पे आपका FeSO4 है, उधर आपका Cu है, इधर आपका Fe है ना। तो जो फेरस है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सल्फेट के साथ जुड़ करके उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 आयरन सल्फेट बना लिया, ठीक है। कॉपर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में नीचे जाकर के पीपीटी बन गई, पीपीटी बन गई, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जिसको आप लोग कहते हो। In the above reaction, iron has displaced or removed copper from the copper sulfate solution. This is displacement reaction. Some other example of displacement reaction are Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. कॉपर सल्फेट में से इन्होंने फिर से कॉपर निकाल दिया और उसके साथ जिंक चला गया, जिंक जाकर के SO4 के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब एक और ये देखिए, आप Pb के साथ CuCl2 लगाया, CuCl2 में से उसने Cu को निकाल के बाहर फेंका और Cu को ऐड कर लिया अपने आप, मतलब Cu जो है अपने आप से ऐड हो गया और Pb जो है वो Cl के साथ ऐड हो गया ना। Both zinc and lead are more reactive than copper, therefore they displace copper in above reaction. अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने बात करी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। तो दीज आर टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस यूजिंग द फॉलोइंग example. When equal amount of sodium sulfate and barium chloride solution are mixed, a white insoluble substance is formed. The substance is called precipitate, that is PPT. Therefore, this is also known as precipitation reaction. Here, sodium sulfate and barium chloride exchanges SO4 twice and Cl2 ions. SO4 2 negative है, twice नहीं, sorry, SO4 2 negative and Cl negative ions to give barium sulfate, which forms the precipitate, and sodium chloride that stays in solution. Here, two ions have been displaced, SO4 2 negative and Cl negative. Therefore, this is a double displacement reaction. Na2SO4 एक्वस लिया, प्लस उसके अंदर हमने BaCl2 डाला, तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, BaSO4 और 2NaCl। अब आप लोग समझेंगे ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं, ठीक है। Na2SO4 और BaCl2 को जब हमने साथ में डाला, तो Ba जो है वो Na की जगह चला गया और Na जो है वो Ba की जगह आ गया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। देन आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेक्चर बहुत लंबा हो गया ना, चलिए फटाफट जो बच गया चीज़ें वो ख़त्म कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड इफ इट गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कोई सब्सटेंस है उसको हम ऑक्सीडाइज तब बोलेंगे जब उसमें से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर है या तो वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, या फिर उसके अंदर मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड के अंदर, या फिर वो हाइड्रोजन जो है उसको रिलीज कर दे, तो हम उसको बोलेंगे भाई ये जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज हो गया है। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स
हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट जो है, सब्सटेंस जो है, वो ऑक्सीजन को लूज कर देता है और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा रिड्यूस्ड। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वैसे वो रिड्यूस होगा। लेट्स टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन कॉपर इज हीटेड its surface gets coated with black copper oxide. This happens because oxygen is added to copper to give copper oxide, therefore here कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कॉपर जो है उसको Cu प्लस O2 और हीट जब हमने दिया तो वो T2Cu बन गया। तो ये जो है ये ब्लैक कलर का होगा और ब्लैक कलर के होने के साथ ही ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, नाउ इफ यू पास हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड ब्लैक कोटिंग टर्न्स ब्राउन गिविंग कॉपर। ये सब पढ़ लेना यार, चीज़ें हैं बकवास है। ब्लैक कोटिंग जो है वो ब्राउन हो जाएगी और उसके बाद कॉपर हमें दे देगी ना। उसमें आपने कॉपर CuO लिया, ऊपर वाला जो एलिमेंट जो सब्सटेंस बना है CuO, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन डाल के उसको हीट कर दिया तो कॉपर अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। यही बता रखा है इसमें। अब क्या करेंगे आप, ये वाली जो आपने रिएक्शन देखी जिसके अंदर हमने कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन डाल के उसको हीट किया, कॉपर और वाटर मिला, तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों, रेड ऑक्स यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, इन अबव इक्वेशन CuO loses oxygen and is therefore is reduced. On other hand, hydrogen gain oxygen and is being oxidized. Such reaction where one reactant is oxidized and other is reduced are called oxidation reduction reaction or redox reaction. तो इसके अंदर क्या हुआ, CuO प्लस H2 है, तो उसके अंदर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो कॉपर का तो रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकला है, लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, then after other example of redox reaction, ZnO plus C gives Zn plus CO. Here ZnO is reduced to Zn and carbon is oxidized to CO. ये भी वही सेम केस है और अगला एग्जांपल भी उसका ही है। Solve example for you. In the following reaction, identify the substance that have been oxidized and reduced. 4Na plus O2 gives 2Na2O. ठीक है, यही हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई है। Solution in the above reaction, sodium gains oxygen and is oxidized to Na2O. ये आपने देख लिया। Fill in the blanks from the following options. Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. This रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये आप लोगों को खुद से करना है और इसका जो आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, और इसके अंदर इतना ही था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका मुझे आंसर देना है कि ये जो रिएक्शन हुई है Fe2O3 प्लस 2Ai गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, तो ये इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ हो सकते तो शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आप 4 जने हैं, 4 जनों ने ये वीडियो चार बार देखी, एक बार देखी, ठीक है, तो आपके पूरे ग्रुप ने इसको 4 बार देख लिया। आपके पास अगर कोई डाउट आया तो आप 3 जनों से डिस्कस करेंगे, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं भी अभी हम लोग मेरे भी 3 जने हैं ग्रुप में और हम 3 जनों का ग्रुप है एक, हम उसमें डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स आती है कोई तो वो हमें एक चीज को सोचने के लिए 3 ब्रेन्स हमें वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है, जब एक ही चीज को 3 ब्रेन मिलकर सोच रहे हैं तो वो 3 टाइम्स फास्टर होती है वो चीज़। ठीक है, तो इसको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ टाइम वेट करें। और आप अगर पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करें कि आई विल गेट बैक यू सून एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम।